यार मकान मालिक ने फिर से फोन किया था, मुझे लगता है अब ये मकान खाली करना ही पड़ेगा। तंग आ गए यार, रोज रोज फ्लैट ढूंढते ढूंढते, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। अरे मैं भी क्या करूं, मम्मी और बच्चे ये अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार ही नहीं है, और सोसाइटी में किराया बढ़ता ही चला जा रहा है। मनोज, मुझे पता चला है कि हमारी सोसाइटी के सामने ये जो बिल्डर फ्लोर्स बने हैं ना, यहाँ पर किराया सोसाइटी से काफी कम है। आप उधर पता कर लो ना। और रही बात बच्चे और माँ जी की, तो वो लोग भी तो इस सोसाइटी में बस इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि माँ जी का फ्रेंड सर्कल है यहाँ, और बच्चे उन्हें खेलने के लिए पार्क और दोस्तों चाहिए। अगर हम अपने सामने वाले बिल्डर फ्लोर में शिफ्ट हो जाएंगे तो बच्चे यहाँ आराम से अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, और माँ जी भी अपनी सहेलियों से मिलजुल सकती हैं। बात तो तुम्हारी सही है, हमें अपने बजट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, वरना आखिर कब तक मकान मालिक से बातें सुनते रहेंगे। देख रही हो ना, हर साल किराए को लेकर झिकझिक होती रहती है। मनोज अपने मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को छोड़कर सामने बने हुए 4 मंजिला बिल्डर फ्लोर का किराया पता करने के लिए निकल पड़ता है। एजेंट से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का किराया जहां 15,000 है, वहीं बेसमेंट का किराया सिर्फ 8,000 है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान रह गया। उर्वशी, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा कमाल का निकला। अरे हम 25,000 किराया दे रहे हैं, उसके बाद भी हमेशा टेंशन लगी रहती है, पता नहीं कब मकान मालिक किराया बढ़ाकर हमें बाहर का रास्ता दिखा देगा। और सामने वाले बिल्डर फ्लोर का किराया यहाँ से बहुत कम है, अगर हम बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए ना तो उसके लिए हमें सिर्फ 8,000 देने पड़ेंगे। क्या बोलती हो, हम लोग बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए? घर तो सारे फ्लोर पर ये लोग एक जैसा ही बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट फ्लोर पर रहे या बेसमेंट में। तुम ऐसा करो, बात पक्की कर लो, हम लोग बेसमेंट में ही शिफ्ट हो जाएंगे। मनोज जाकर डीलर के साथ साल भर का एग्रीमेंट करके 6 महीने का एडवांस किराया भी दे देता है। जल्द ही उर्वशी का पूरा परिवार बेसमेंट में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन उर्वशी की सहेली मीनू का उसके पास फोन आता है। अरे उर्वशी, अब तो हमारी सोसाइटी छोड़कर चली गई, तो क्या हमारी किटी भी छोड़ देगी? देख रहे भाई, तुम तो जब से वहां गई हो फोन पर बात भी नहीं करती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं कौन सा लंदन जाकर शिफ्ट हो गई हूँ जो तुम्हारी किटी में आने के लिए मना कर दूंगी। 10 कदम पर तो घर है मेरा, तू बस किटी की डेट बता, सबसे पहले पहुंच जाऊंगी मैं। मीनू ने उर्वशी को किटी पार्टी की डेट बता दी। 3 दिन बाद की किटी में उर्वशी हमेशा की तरह सज सवर कर एकदम टिप टॉप होकर पहुंच गई। और उर्वशी, कैसा है तेरा नया घर? आज तो तू साड़ी भी बड़ी जबरदस्त पहन कर आई है। अरे क्यों ना पहनूं जबरदस्त साड़ी, तुम्हें पता है यहाँ पर 25,000 का फ्लैट था हमारा, 5,000 मेंटेनेंस के अलग से, 30,000 महीने का तो हमारा किराए में चला जाता था, बिजली का बिल लगाकर 40,000, और हमारे नए अपार्टमेंट में घर का किराया सिर्फ 8,000, मेंटेनेंस का 2,000 यानी 10,000। अरे 10,000 बिजली का बिल भी जोड़ लो ना तो सिर्फ 20,000 होता है, पूरे 20,000 महीने की बचत हो रही है। अब तो मैं बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनूंगी और 2 तोले के कंगन भी बनवाऊंगी। देख यार, बुरा मत मानना, अच्छी बात है तू अपने नए घर में जाकर खुश है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी खुशी ना ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कुछ भी सोचे समझे बिना तूने वो बेसमेंट में ले लिया। अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे आगे देखना, तुझे उस बेसमेंट में रहने से बहुत दिक्कत आने वाली है। सब समझ रही हूँ मैं, मुझे सस्ते में फ्लैट मिल गया है और मैंने इससे अच्छी साड़ी पहन ली है, इसलिए जल भुनकर राख हो गई है। तुझे क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ? जानबूझकर मेरे मन में खटास डाल रही है ताकि मैं अपना बेसमेंट का सस्ता घर छोड़कर फिर से आकर इस महंगी सोसाइटी में घर ले लूं और रोज रोज तंगहाली का रोना रोती रहूं। उर्वशी किटी पार्टी से वापस लौट गई थी। धीरे धीरे नए मकान में आए हुए उर्वशी को 1 महीना बीत गया था। मम्मी जल्दी से एसी चलाओ ना, मेरा तो गर्मी से दम निकल जाएगा। अरे बेटा, पूरा दिन तो एसी चलता रहता है, अभी थोड़ी देर पहले बंद किया ना मैंने। अब एसी पूरा दिन चलेगा तो तुझे पता है बिजली का बिल कितना आएगा। तो मम्मी मैं क्या करूं, दम घोटकर मर जाऊं क्या? आप देख रहे हो बाहर कितनी गर्मी है, और हमारे पास तो थोड़ी देर बाहर निकलकर घूमने टहलने के लिए ना बालकनी है ना आंगन। इस बेसमेंट में तो आदमी घुटकर जान दे देगा फिर। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। गर्मी अपने पूरे सितम पर थी, जिसकी वजह से इस बेसमेंट वाले घर में गर्मी से पूरे परिवार की हालत खराब थी। दिन हो या रात, थोड़ी देर के लिए भी अगर एसी बंद कर दी तो मानो जान हलक में अटक जाती थी। हाय रे, इस घर में किसी तरह का कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, न रोशनी आती है ना ही हवा, जिसके कारण हर समय बिजली के बल्ब, कूलर, पंखे, एसी सब चलाकर रखने पड़ते हैं। 1 महीने के बाद, अरे उर्वशी, ये बिजली का बिल देखा तुमने? 25,000 आया है। अरे भाई, ऐसी क्या बिजली इस्तेमाल कर ली तुमने, 1 महीने के अंदर पूरा 25 का बिल आ गया। देखिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। इतनी गर्मी पड़ रही है, अब इंसान एसी कूलर भी नहीं चलाएगा तो क्या गर्मी में जान दे देगा? इसलिए एसी चलाकर रखते हैं हम लोग।
अरे मैं कहता हूँ थोड़ा खर्च पर कंट्रोल करो अपने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी तनख्वाह ये बिजली का बिल भरने में खर्च हो जाएगी। पता नहीं किस घड़ी में मैंने भी ये बेसमेंट में घर किराए पर लिया। लेते समय तो मुझे यही लगा कि अच्छी खासी बचत हो जाएगी, लेकिन बचत तो छोड़ो, यहाँ लेने के देने पड़ गया। आप क्यों चिंता करते हैं जी? गर्मी कोई हमेशा थोड़ी ना रहने वाली है। कुछ दिन की बात है, एक बार गर्मी का मौसम बीत जाए, उसके बाद कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और फिर मौसम में थोड़ा बदलाव तो आ ही जाता है। फिर ये हर समय एसी चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अपना बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सब सही हो जाएगा। मम्मी, आपने और पापा ने इस फ्लैट को लेने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, इस बेसमेंट में अगर गर्मियों में धूप नहीं मिल रही तो सर्दियों में क्या हाल होगा? कहाँ कपड़े सूखेंगे, कहाँ बैठकर अपना शरीर थोड़ा गर्म करेंगे हम लोग? जानती है ना आप, जब तक सर्दियों में 2 घंटा धूप में न बैठा जाए आपके हाथ पर काम नहीं करते। और इस बेसमेंट में धूप कहाँ से मिलेगी? बेटा ऐसा है कि समय से पहले ये सारी बातें करके ना मेरा खून मत चला। अरे जैसे गर्मी कट रही है, सर्दी भी कट जाएगी, निकालेंगे कुछ उपाय। अभी तो फिलहाल 1 साल का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो भी हमारी जान आफत में जाएगी। इतना पैसा कहाँ से लाए तू बता? अगले दिन थक गई हूँ पंखे के नीचे कपड़े सुखा सुखा कर, और जब से यहाँ आए हैं कपड़ों को एक बार धूप नहीं मिली। सारे कपड़ों में अजीब सी बदबू आ रही है। ऊपर से दिन रात एसी पंखा चलने के कारण बिजली का बिल बढ़ रहा है 100 अलग। अब तो मुझे कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा इन कपड़ों को सुखाने के लिए। अरे उर्वशी, ये क्या कर रही हो तुम? ये घर के सामने तार बांधकर कपड़े क्यों सुखा रही हो? क्यों पूरे सोसाइटी की शोभा खराब कर रही हो? ये कोई गांव नहीं है जहां तुम सड़क पर रस्सियां बांधकर कपड़े सुखा लोगी। हाँ, मुझे पता है ये गांव नहीं है, लेकिन शहर के लोग भी कपड़े सुखाकर ही पहनते हैं ना, गीले तो नहीं पहन सकते। और फिर हम बेसमेंट में रहते हैं। बेसमेंट में कौन सी धूप आती है जहां मैं कपड़े सुखा सकूं? मैं तो अपने बच्चों के कपड़े यहाँ सड़क पर ही सुखाऊंगी। जो रोक सकता है रोक ले। सिर्फ कपड़े नहीं, रसोई के मसाले, अचार, पापड़ सब यहीं सड़क पर 4 पाई बिछाकर धूप में रखूंगी। अब जब रहते ही यहाँ तो सामान को धूप लगाने के लिए क्या अलग से फ्लैट खरीदेंगे? कहने को तो उर्वशी ने ताव ताव में बोल दिया था कि वो अपने कपड़े सड़क पर ही रस्सी बांधकर सुखाएगी, लेकिन सच बात तो ये थी कि यूं इस तरह सड़क पर सूखते हुए कपड़े उर्वशी को खुद भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती थी। आज सुबह से ही मौसम खराब था और इस खराब मौसम के बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश शुरू हो गई। कितने दिनों बाद थोड़ी राहत महसूस हो रही है। आप प्लीज अच्छे से पकोड़े बनाकर खिला दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बनाती हूँ। उर्वशी अभी पकोड़े बना ही रही थी कि तभी बेटी सोना के चिल्लाने की आवाज आती है। सोना बेटा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? अरे मम्मा, जल्दी आओ। सोना की आवाज सुनकर उर्वशी दौड़कर हॉल में आती है तो वहां का नजारा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरे हॉल में पानी भरने लगा। सिर्फ हॉल में नहीं मम्मी, बाथरूम में भी बहुत तेजी से पानी भर रहा है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है हमें बाहर निकल जाना चाहिए। उर्वशी अपनी बेटी सोना को लेकर दौड़कर अपने घर से बाहर निकलती है और उसके बाद वो लोग बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कई घंटे की झमाझम बारिश के बाद तूफान शांत हो गया। बारिश रुक गई, अब हमें चलकर देखना चाहिए। पता नहीं हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा। भगवान, मेरा लाखों का फर्नीचर सब ठीक तो होगा ना? उर्वशी वापस अपने घर में पहुंचती है तो घर की हालत देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। पूरे घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। घर का आधे से ज्यादा सामान पानी में तैर रहा था, जिसे देखकर उर्वशी सिर पकड़कर खड़ी थी। घर की हालत देखकर उर्वशी अपने पति मनोज को फोन लगाती है। मनोज भी दौड़ा दौड़ा घर आता है। मेरी सहेली मीनू ने तो पहले ही कहा था कि ये बेसमेंट में घर लेकर मैंने सही नहीं किया, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई कि वो ये सब जलन में आकर नहीं बल्कि मेरे भले के लिए कह रही है। सुनिए जी, आज के आज मकान मालिक से बात करिए और कोई ढंग का मकान देखिए। ये तो बेमौसम की बरसात थी। अगर बरसात के मौसम में हम इस बेसमेंट में रुक गए ना तो किसी दिन इसी पानी में डूबकर हमारी जान चली जाएगी। पैसे बचाने के चक्कर में लिया हुआ ये बेसमेंट का ससुराल मनोज को बहुत भारी पड़ जाता है और अंत में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के एवज में उन्हें मकान मालिक को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ये कहानी है रामपाल की, जिसका मानना था कि बेटियों की शादी उनके करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कैसे उसकी बेटी उसके इस विचार को बदल देती है, आइए देखते हैं इस कहानी में। रामपाल की धर्मपत्नी कमला दौड़कर अपनी बेटी के पास आती है। बेटा, तेरे पिताजी घर आने वाले हैं, जल्दी से अपनी किताब बंद कर और तैयार हो जा। हमें 10 मिनट में बिरजू चाचा की शादी के लिए निकलना है। माँ, हमने कहा ना हमें नहीं जाना है। आपको पता है ना कल हमारी इम्तिहान है। अरे बेटा, तुम तो अपने पिताजी को जानती हो ना। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी ने कहा। बेटा चुप हो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे।
लो आप ही गए, उनकी गाड़ी की आवाज आ रही है, चलो जल्दी करो, मम्मी की बात मान जाओ बेटा। कमला का पति घर के अंदर आता है। अरे तुम दोनों ने तैयार होना शुरू भी नहीं किया? हमें यहाँ से 10 मिनट में निकलना है, बताया ना। हाँ जी हम दोनों बस तैयार है। रूपा तैयार हुई कि नहीं? अरे आप चिंता मत करिए, वो बस तैयार हो रही है, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। कमला जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है और उसे तैयार कर देती है। अरे कितनी देर लगा दी, चलो अब। पापा कल मेरी परीक्षा है, मुझे शादी में नहीं जाना, आप लोग जाइए ना, मैं रत्ना आंटी के घर में रह लूंगी थोड़ी देर। बकवास बंद करो, दिन भर तो पढ़ती रहती हो, अभी तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई? क्या कुछ तैयारी करके नहीं रखी पहले से तुमने एग्जाम की? पापा मैंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लड़की हो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, समझी? चलो अब चुपचाप। इसके बाद रामपाल अपनी पत्नी और बेटी रूपा को लेकर बिरजू की शादी में चला जाता है। रामपाल अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं था। उसका मानना था कि वो एक बेटी है और उसकी कुछ समय बाद शादी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर रूपा को पढ़ने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो बड़ी होकर कुछ बन जाए। तभी जब रूपा का रिजल्ट निकल जाता है। वाह बेटा वाह, तेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। हाँ माँ, उस दिन बिरजू चाचा की शादी वाले दिन मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, लेकिन मैंने बहुत पहले से सब कुछ तैयारी कर रखी थी। फिर भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, और जब मैं अगले दिन स्कूल गई एग्ज़ाम देने तो देखा पेपर तो काफ़ी आसान आया है और मुझे सब कुछ आता था। अरे बेटा, तूने आज अपनी माँ का सर एकदम ऊंचा कर दिया। थैंक यू मम्मी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट आके भी क्या करना है इसे, आखिरकार है तो बेटी। अपने पिताजी की ऐसी बात सुनकर रूपा को रोना आ जाता है। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन तेरे पापा तुझ पर गर्व करेंगे। माँ सच में ऐसा होगा? हाँ बेटा होगा, 100% होगा। तू बस मन लगाकर पढ़ती रह, तेरी माँ है ना तेरे साथ। लव यू माँ। रूपा बहुत मेहनत करती है और हर साल वो अपनी कक्षा में फर्स्ट भी आती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। रूपा 25 साल की हो जाती है। आज रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए उससे कहना कि वो कहीं बाहर ना जाए। अरे लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो लोग परसों आएंगे। अरे लड़का परसों ही आने वाला था, लेकिन उसे आज शाम को ही कनाडा जाना है, अर्जेंट है, इसलिए वो कह रहा था कि वो दिन में ही आएगा। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कहाँ है रूपा, बताओ। अब कुछ नहीं, वो उसकी सहेली का जन्मदिन है तो वहीं गई है। उसकी बचपन की सहेली है ना, फिर वो मना भी कैसे करती। अरे तुमसे कहा है ना कि उसे ज्यादा बाहर निकलने मत दिया करो। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती कमला? अब जल्दी उसे फोन करो और बुलाओ, 2 घंटे में लड़के वाले आने वाले हैं। मुझे कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ। अरे लेकिन कमला का पति वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ, रूपा तो एग्ज़ाम देने गई है। अगर इनको पता चला कि रूपा LLB की पढ़ाई कर रही है तो ये तो इसकी पढ़ाई ही रुकवा देंगे। हे भगवान, बिना किसी रुकावट के जल्दी से इसकी पढ़ाई पूरी करवा दीजिए। बस भगवान जी, आप रूपा के पिताजी को कुछ भी पता चलने मत दीजिएगा। करीब 1.5 घंटे बाद। कमला तुम कब से कह रही हो कि रूपा अभी आ रही है, अभी आ रही है? अरे अब तो 1.5 घंटा हो गया और अभी आधे घंटे में लड़के वाले भी आ जाएंगे। ये तुम दोनों माँ बेटी कर क्या रही हो? दिमाग ठिकाने है कि नहीं? वो बस आती ही होंगी। आप जानते हैं ना आजकल शहर में ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। चुप रहो, आजकल कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही हो उसे। कितनी बार कहा है कि उसे थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, लेकिन तुम तो उसे बस छूट देती जा रही हो। देखो कितनी बिगड़ गई है, मेरी बात भी नहीं मान रही। उसे पता है मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन तब भी वो देर में आ रही है। आप गुस्सा मत होइए, वो आती ही होगी। अगर वो नहीं आई तो तुम सोच लेना अच्छा नहीं होगा आज। हे भगवान, आप तो मेरी मुसीबत बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ तो करिए। तभी लड़के वाले भी आ जाते हैं। अरे ये लोग इतनी जल्दी आ गए, अब क्या होगा? अरे सत्यम बेटा, आओ आओ, आइए आइए आइए। लड़के वाले घर के अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी करीब 15 मिनट बाद रूपा भी एग्जाम देकर घर आ जाती है। घर आते ही वो चुपचाप पीछे वाले रास्ते से अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, रूपा सही समय पर आ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। कुछ तो करना पड़ेगा, पापा ऐसे नहीं मानने वाले। दूसरी ओर, अच्छा बातें बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से लड़की को बुलाइए आप। हाँ हाँ क्यों नहीं। कमला, रूपा बेटी को लेकर आओ। जी। कमला अपनी बेटी को लाती है। लड़की तो बहुत सुंदर है।
धनमाया जी, हमारी बेटी बहुत मेहनती है, घर का सारा काम करती है, कढ़ाई बुनाई सिलाई में तो एक नंबर है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ धनमाया जी, आपको जैसी बहू चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी है मेरी बेटी। आपका और आपके घर वालों का बहुत अच्छा ध्यान रखेगी। धनमाया को एक ऐसी घरेलू बहू चाहिए थी जो घर का काम करे और घर के सभी लोगों का ध्यान रखे। इसीलिए रामपाल अपनी बेटी की इतनी तारीफ कर रहा था। अच्छा रामपाल जी, मैं क्या कहती हूँ, अब लड़का और लड़की 10-15 मिनट बात कर ले हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। रामपाल अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि वह सत्यम के साथ अच्छे से पेश आए। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी, मैं बस इंटर तक पढ़ी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए, ये शादी आपकी मर्जी से तो हो रही है ना? नहीं। क्या? जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं सच बोलूँ तो मैं सच ही बोलूँगी। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि तुम सच बोलो। वो बात यह है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है और मुझे पता है कि आप सबको एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर का सारा काम संभालती हो। मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता और मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। और प्लीज़ मेरे पिताजी को ये सब बताइएगा मत, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे इस बात की खुशी हुई कि तुमने कम से कम सच तो बोला, क्योंकि शादी ब्याह जैसी चीज़ों में सच बोलना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच। चलो, रूपा के लिए एक चीज़ तो अच्छी हुई कि वो लड़का काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था, उसकी बात मान भी गया। थोड़ी देर बाद सत्यम अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। अरे उन लोगों को घर पहुंचे हुए 1 घंटा तो हो ही गया होगा, वो लोग मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अजी आप चिंता मत करिए, जो भी बात होगी बता देंगे ना आपको। बार बार उन्हें कॉल मत करिए, वरना सोचेंगे कि हम लोगों को ज़्यादा गरज पड़ी है। कमला, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, तुम ये बात तो सही कहती हो, मुझे बार बार उन्हें कॉल नहीं करना चाहिए। और नहीं तो क्या, रिश्ता करना होगा तो कॉल करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? चलो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस तरह रूपा अपनी शादी कैंसिल करवा देती है। माँ, कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए 1500 रुपये की ज़रूरत है और कोचिंग की भी फ़ीस देनी है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? रुक बेटा, मेरी ये अंगूठी है, इसे बेच देते हैं। इसमें तेरा 2-3 महीने का आने जाने का किराया भी हो जाएगा। कुछ महीने बाद। कमला, वो जो गोल्डन चेन तुम अपने गले में पहनती थी, 5-6 दिनों से गले में दिख नहीं रही, कहाँ है वो? अरे वो तो मैंने सुनार को दी है, उसमें चमक करवाने के लिए। अच्छा, कब दिया? वही 4-5 दिन पहले। तो 5 दिन तो हो गए, अभी तक तुम चेन लेकर आई नहीं दुकान से? अरे वो काम ही इतना पड़ गया था कि जाना ही भूल गई। आप चिंता मत करिए, दुकान में सेफ है, बहुत बड़ी दुकान है वो लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन उसे पहना करो, गले में अच्छी लगती है। जी ठीक है, कल जाकर ले आऊँगी। अच्छा, मैं ना ज़रा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अब मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैंने वो सोने की चेन तो रूपा की कॉलेज फीस भरने के लिए बेच दी है। हे भगवान, आज तो बहाना मार दिया, लेकिन अब मैं इनसे कल क्या बोलूँगी। अगले दिन रामपाल फिर से अपनी पत्नी से उसी सोने की चेन के बारे में पूछता है। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि तुमने वो चेन सुनार को नहीं दी है। अब बताओ वो चेन कहाँ है? मुझे पता है कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपसे छुपाई हो। मुझे सब पता चल चुका है। क्या? मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बेटी LLB की पढ़ाई कर रही है और उसका 2nd ईयर शुरू हो गया है। हाँ, आपको पता चला कैसे? धीरज को जानती हो? वही धीरज जो एक बार हमारे घर आया था अपनी पत्नी के साथ। उसने हमारी रूपा को ब्लैक कोट में देख लिया था। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया और मुझे सब बता दिया। हाँ तो क्या हो गया? हमारी बेटी पढ़ लिख लेगी, अपना भविष्य बना लेगी, तो इसमें बुराई क्या है बताइए? ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और अभी तक आपकी सोच वही की वही है। कमला, कितनी बार कहा है कि हमारे घर में बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। अरे बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी कर दी जाती है। मुझे यहाँ उसकी शादी की टेंशन हो रही है और तुम बस उसकी पढ़ाई की चिंता कर रही हो। अरे हमारी बेटी इस साल 26 की हो जाएगी, कुछ ध्यान है कि नहीं? कहीं 30 पार कर गई तो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप उसके रिश्ते की चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी इतनी काबिल बनेगी कि उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे अगर कोई अच्छा लड़का होगा तो उसे मिल ही जाएगा। ये सब तुम रूपा की बोली बोल रही हो, उसी ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है। देखिए, अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उसके भी कुछ फैसले हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं।
उसे पूरा करने दीजिए ना। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। हाँ हाँ, बस हमेशा यही बोलती हो, कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अरे बात को समझो, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है कमला, इसलिए कहता हूँ अपनी बेटी को घर में रखा करो और उसे सिखाओ कि शादी के बाद उसे अपने ससुराल में कैसे रहना है। अरे उसे घर के काम सिखाने की बजाय तुम उल्टा उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हो। हाँ, दे रही हूँ, और एक माँ का यही फर्ज होता है। तो सुन लो, मैं इस घर का मुखिया हूँ, इसलिए मैं निर्णय लेता हूँ कि रूपा कल से कॉलेज नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, अगर आप उसे कॉलेज नहीं भेजेंगे तो आप हमसे रिश्ता ही तोड़ दीजिए। रह लेंगे हम कहीं भी अपनी बेटी के साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। कमला, क्या बोल रही हो तुम? जिद छोड़ दो और अपनी बेटी को समझाओ कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं समझाऊंगी। इस घर में अगर किसी को समझने की जरूरत है तो वो है आप। कमला रामपाल को धमकी देने लगती है, जिसके कारण रामपाल को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। अब कमला ऐसे ही अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाती रहती है। माँ, आखिरकार मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ही ली। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। ये सब तो ठीक है, अगले साल 30 की हो जाओगी। अब तो शादी की तैयारी शुरू करो। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर वही बात, एक तो तुम्हारे लिए तुम्हारी उम्र का कोई लड़का नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम इतना भाव खा रही हो। अरे दुआ मनाओ कि तुम्हें जल्दी कोई अच्छा लड़का मिले। पिताजी, मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इतनी काबिल हूँ, क्या तब भी मैं लड़की वालों के सामने अपने रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाऊं? अब तो आप शांत हो जाइए पिताजी। बकवास बंद करो, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पिताजी, मैंने कहा ना। अजी रहने दीजिए ना। तुम दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है। पिताजी, अब बस बहुत हुआ, आप इस तरह हम दोनों की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो क्या मुझे जेल भिजवाओगी? सुनो कान खोल के, मैंने पंकज से बात कर ली है, उसके जाने में कोई लड़का है। मैंने उन्हीं लड़के वालों को तुम्हारी फोटो भेज दी है। अगर वो शादी के लिए हाँ कर देंगे तो तुम्हें यहीं शादी करनी पड़ेगी। बेटी हो, इस घर की इज्जत हो, चुपचाप शादी कर लो और जो नाटक करना वो अपने ससुराल में करना। पापा! रामपाल बिना कुछ बोले चला जाता है। शाम को, लो देख लो कमला, लड़के वालों का क्या मैसेज है। लिखा है आपकी बेटी की उम्र ज्यादा है। अरे इन लोगों ने शादी के लिए मना ही कर दिया। रामपाल अपनी पत्नी को बहुत सुनाता है। रामपाल की इस आदत के कारण बेचारी कमला बहुत परेशान रहा करती थी। वहीं रूपा अपनी माँ को ऐसे परेशान देखकर बहुत दुखी होती थी। दिन बीतते रहते हैं और तभी एक दिन, अरे हरी, ये बता कि हमारी पुरानी जमीन का वो केस सॉल्व होगा कि नहीं? मैं तो पैसे देते देते थक गया हूँ, पता नहीं क्या होगा। अरे भैया, आप चिंता मत करिए, हम है ना, हम ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा लायर देख लेते हैं। अरे हरी, तुझे जो करना है कर, लेकिन थोड़ा जल्दी कर, नहीं तो वो ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी और तुझे पता है कि उसकी कीमत कितनी है। हाँ भैया, आप चिंता मत करो। रामपाल फोन रख देता है। पापा जी, आप चिंता मत करिए, आपकी वो पुरानी जमीन का केस मैं लड़ूंगी। अरे तुम लड़की हो, ये सब हैंडल नहीं कर पाओगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? इसमें क्या लड़का और क्या लड़की? हमारी बेटी बहुत समझदार है, इसने इतनी मेहनत से ये डिग्री हासिल की है। अरे अपनी बेटी की काबिलियत पर तो भरोसा रखिए। नहीं। ठीक है पापा, एक शर्त रखते हैं, अगर मैं ये केस हार गई तो आप जिस लड़के से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो फिर ठीक है, वैसे भी मुझे तो पता ही है कि तुम ये केस हार जाओगी। ये कहकर रामपाल अपने कमरे में चला जाता है। वहीं रूपा अपने पापा की पुरानी ज़मीन के केस को सॉल्व करने की पूरी तैयारी कर लेती है और सारे सबूत जुटा लेती है। माँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये केस जीत जाऊं। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है बेटा। रूपा रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग कोर्ट पहुंचते हैं और रूपा के पिताजी रामपाल की पुरानी ज़मीन की सुनवाई शुरू होती है। योर ऑनर, मिस्टर जगत ने मेरे पिताजी की ज़मीन को अवैध रूप से हड़पने की कोशिश की है और उसके पुख्ता सबूत ये रहे। रूपा कुछ सबूतों को जज के सामने पेश करती है। वो बेहद प्रोफेशनल तरीके से, चतुराई और समझदारी के साथ केस जीत जाती है और उसके इस कार्य के लिए उसके हर जगह वाहवाही होती है। मिस्टर रामपाल, वाकई में आपकी बेटी ने तो आज आपका सर ऊंचा कर दिया। हाँ जी। रूपा और उसकी माँ मुस्कुराते हुए रामपाल की तरफ देखती हैं। आज रामपाल की आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार और सम्मान दिखाई दे रहा था। मुझे तुम दोनों पर गर्व है, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी तुम दोनों ने आखिरकार मुझे हरा ही दिया।
रामपाल को विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी की पढ़ाई सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम किया। इसके कुछ ही दिनों बाद रूपा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है, जिसके लिए रूपा भी तैयार हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। अब दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंत भला तो सब भला। हाँ जी। सोना और जया दोनों ही देवरानी जिठानी बड़े ही प्यार से रहा करती थी। वो हमेशा एक दूसरे को सम्मान देती थी और दो बहनों की तरह रहा करती थी। एक दिन, बहू, अरे ओ सोना बहू, कुछ खाने को दे दे, बड़ी भूख लगी है। अभी तो खाना बनने में समय होगा ना। जी माँ जी, आधा घंटा लगेगा। जया दीदी, मेरे हाथ में तो आटा लगा है। डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ खाने को दे आती हूँ। फिर जया सास के लिए खाना लेकर आती है। वहीं दोपहर के खाने के बाद जब सभी बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, बहू, अरे आओ बहू, ये देखो मैंने तुम दोनों के लिए साड़ी लाई है, जो पसंद है ले लो। ये पीली वाली साड़ी काफ़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी वही अच्छी लगी। अच्छा, एक काम करो सुना, तुम ये रख लो। नहीं नहीं जया दीदी, पहले आपने इसे देखा था ना, आप इसे रख लो। साड़ी का क्या है, इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं और ये घर में ही रहेगी। जब मेरा मन हुआ तो आपसे मांग लूँगी। ये भी ठीक रहेगा। फिर दोनों बहुओं के जाने के बाद, पिछले जन्म में कोई पुण्य ही किए होंगे मैंने, जो इतनी समझदार और शांत स्वभाव की बहुएं मिली। तभी सास को बुआ का कॉल आता है। हेलो, हाँ दीदी, कैसी हो? हम तो बढ़िया हैं भाभी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। अच्छा है भाभी, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं शाम की ट्रेन से आ रही हूँ। कैलाश को लेने भेज देना और मेरे आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाभी। दीदी, ये भी कोई कहने वाली बात है, आप चिंता ना करें। जया बहू, सोना बहू, जल्दी आओ इधर। जी सासू माँ। जी माँ जी। तुम्हारी बुआ सास आ रही है तो अच्छे से खातिरदारी करना, उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, आप बेफिक्र रहें, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं अगली सुबह बुआ सास घर आती है। आपका स्वागत है बुआ जी। दोनों बुआ सास के पैर छूती हैं और उन्हें घर में लाती हैं। लीजिए बुआ जी, आप ये रसमलाई खाइए, कल्लू हलवाई की यहाँ से मंगाई है, आपकी फेवरेट है ना ये। हाँ बहू, ला ला, बहुत दिन हो गए कल्लू हलवाई की यहाँ की मिठाई खाए। देखना दीदी, मिठाई के साथ उंगली ना खा जाना एक्साइटमेंट में। अच्छा मजाक था भाभी। वहीं दोनों बहुएं बुआ सास की खूब खातिरदारी करती है। उनके लिए नहाने का पानी गर्म करने से लेकर रात में सोने तक उनकी खूब खातिरदारी करती। वहीं बुआ जी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इस घर में 4 बर्तन हो और खटर पिटर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सास वहाँ आती है। भाभी, आपकी दोनों बहुएं कभी आपको तंग तो नहीं करती ना? देखो, ऐसी कुछ भी बात हो तो बता दो, दोनों की क्लास लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी दोनों बहुएं बड़ी ही समझदार है, कभी नहीं लड़ती और तो और मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। ख्याल तो अब भी रखेंगी, लेकिन शांति नहीं रहेगी अब। वहीं कुछ ही देर बाद बुआ के जाने का समय हो जाता है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। प्रणाम बुआ जी, जल्दी आइएगा। आराम से जाइएगा बुआ जी। फिर बुआ जी तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद बहुओं को न जाने क्या हो जाता है, कोई काम ढंग से नहीं करती। ऊपर से दोनों बहुओं में जंग का माहौल बना रहता है। एक दिन पड़ोसन घर आती है। अरे ओ सुलोचना बहन, कहाँ हो? अरे आओ विभा, बताओ कैसे आना हुआ? तेरी बहुओं के लिए मालपुए लाई थी, उन्हें बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, पसंद तो है। धन्यवाद बहन, तुझे मेरी बहुओं का बहुत ख्याल है। हाँ, क्योंकि तेरी दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी हैं। फिर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। माँ जी, ये विभा आंटी ने मेरे लिए मालपुए दिए हैं ना? हाँ बहू, जाओ दोनों बहुएं बांट कर खा लो। वहीं सोना चुपके से सारे मालपुए अकेले ही खा जाती है। अरे ओए सोना, ये मालपुए अकेले ही क्यों खा गई? मेरा हिस्सा कहाँ गया? दीदी, मैंने आपका हिस्सा रखा तो था,
लगता है बिल्ली आके खा गई। ये बिल्ली बहुत चटोरी हो गई है। कौन सी बिल्ली ने खाया है मैं अच्छे से जानती हूँ। शाम के समय, बहू ये ले तेरे पति, देवर और ससुर जी के कपड़े। सारे कपड़ों की जेब चेक करके मशीन में लगा दे धोने को। जी माँ जी। फिर जया सारे कपड़ों की जेब चेक करके कपड़े धोने को लगा देती है। वहीं उसे सोना के पति के कपड़े में 2000 की नोट मिलती है। आज तो कपड़े धोने के चक्कर में अच्छी कमाई हो गई। बड़ी खुश हो रही जेठानी जी, क्या बात है? अरे खुशी है, गाना थोड़ी ना है कि गा कर बताऊं। वैसे कपड़े धुलते समय तुम्हारे पति की जेब से 2000 रुपये मिले। हाँ, तो लाओ दो मेरे पति की कमाई। ओ मैडम, मैंने कपड़े धोए हैं। अपने पति की कमाई लेने आ गई। इसी तरह कपड़े भी धुलने के लिए आई होती। अरे तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूं कि ये रूल तुमने ही बनाया था कि कपड़े धुलते समय कपड़ों में से जिसे भी पैसा मिले तो वो रख लेगा। हाँ, तब मैं आपकी हरकतों से नादान थी, अब तो समझ चुकी हूँ कितनी महालालची हो आप। समझ तो मैं भी सब गई हूँ अच्छे से। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है। अब घर में कोई भी चीज़ आती या कुछ भी होता, दोनों भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ती। दोनों ही बहुओं के मन में लालच आ गया था, मैं का लालच, कि जो भी है उन अकेली का ही है। अब दोनों में पहले जैसी एकता भी नहीं रही। जिसका काम वही करे, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे की हेल्प गलती से भी ना करती। फिर एक दिन दोनों बाजार से वापस आ रही होती है। वो देख, सुलोचना बहन जी की बहू जा रही है। अरे बड़ी गुणवान है दोनों भी। आजकल की बहू में बड़ा छल कपट और लालच रहता है, लेकिन ये दोनों तो मन की बहुत साफ है। अच्छा, एक टेस्ट लेते हैं, अभी पता चल जाएगा दोनों में लालच या छल कपट है या नहीं। तभी सोना और जया के सामने से एक औरत गुजरती है, जिसके पास से 100 रुपये की नोट ज़मीन पर गिरती है। दोनों बहुएं ये देखती है, लेकिन एक दूसरे के जलन में उस बुढ़िया को नहीं बताती। तभी एक पड़ोसन, अरे ओ सोना, जया, शायद से तुम दोनों में से किसी का 100 रुपया गिर गया है। अरे हाँ काकी, थैंक यू बताने के लिए। अरे ये पैसे तो मेरे गिरे हैं, मुझे दे दो। ये मेरे हैं, मुझे दो। हम दोनों को पता है कि ये हम दोनों में से किसी के नहीं है, तो मुझे दे दे वरना ठीक नहीं होगा। पहले मैंने उठाया है, समझी ना, तो ये मेरा है। इस तरह दोनों बहू तू मैं करते हुए घर तक पहुंचती है। देखा सुलोचना की संस्कारी बहुओं को, एक नंबर की महालालची औरत है दोनों भी। एक बुढ़िया के 100 रुपये तक नहीं छोड़े। झगड़ तो ऐसे रही थी कि भिखारी के खानदान से है। सही कह रही हो बहन, मैंने तो इनके घर में एकता देखी तो मुझे लगा बड़ी ही प्यारी बच्ची हैं दोनों, लेकिन यहाँ तो माहौल ही अलग है। दोनों भी महालालची हैं। 100 रुपये के लिए ऐसा बर्ताव कर रही थी। अगली सुबह, बहू शाम को मिसेस मेहरा के यहाँ पूजा है, ये कुछ गहने और साड़ी है, आपस में बांट लेना। तभी दोनों बहू गहनों को लेकर कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगती है। ये मैं ही लूँगी। नहीं, ये मेरी पसंद है, मुझे दे। तू है ही महालालची, हमेशा से ही मेरे सामान को ही पसंद करती है, लालची कहीं की। तू लालची, मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरा कमरा, सब पर तूने कब्जा कर रखा है। मुझे सीधी समझकर सब मांग लिया मुझसे, और मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुझे अपनी बहन का दर्जा दे बैठी थी। इस तरह दोनों बहुएं एक दूसरे को लालची ठहराकर आपस में ही झगड़ने लगती है। अरे बहुत हो गया, बस करो। ये क्या हो गया है दोनों को, कब से झगड़े जा रही हो? और नहीं तो क्या, मैं इसे अपनी बहन मानकर इतना मानती थी, मिलजुल कर रहती थी, लेकिन ये धोखेबाज है। सम्मान तो मैंने भी आपको बहुत दिया। मैं कौन सा आपकी पीठ में छुरा घोंप रही थी, वो तो आप लालची हो जो पीठ पीछे वार करती हो। मुझे बुआ जी ने सब बता दिया था। सोना बहू, तेरी जेठानी जया से ज़रा बच कर रहा कर। भाभी ने मुझे बताया कैसे तूने अपनी पसंद की साड़ी उसे दे दी, इतना तक कि तेरे कमरे का इंटीरियर उसे काफ़ी पसंद था, वो भी जया ने ले लिया। हाँ बुआ, तो क्या हुआ, वो तो मेरी बहन जैसी है ना। जेठानी कभी बहन नहीं हो सकती, और बहुत लालची होती है जेठानी। देखना, कल को 1-1 रुपये तक के लिए भिड़ जाएगी। आज जो सगी बनती है ना, कल दुश्मन सा बर्ताव करेगी। मैंने देखा कैसे वो अपनी माँ बहन से हंस हंस कर बातें कर रही थी और कह रही थी,
हाँ माँ, बेफिक्र रहो, मेरे रहते हुए इस घर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी किसी को। अच्छा, इसे तो अब मैं बताऊंगी। ये झूठ है सुना। बुआ जी ने तो यही चीज़ मुझसे कही थी कि बहू तेरी देवरानी तुझे अपना सब कुछ दे देती है। देखना, एक दिन पाई पाई के लिए तुझे मोहताज करके एहसान गिनवाएगी। और उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि तुमने चुपके से मेरे कमरे में आके मेरा हार चोरी किया था, जो हार तुम्हें काफ़ी पसंद था। बुआ जी के कहने के बाद वो हार मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। मिलता कैसे? दीदी ने वो हार मुझे ला कर दिया था। ये लो भाभी, ये हार जया के कमरे के बाहर पड़ा था। कैसी लापरवाह बहू है तुम्हारी, गहने भी नहीं संभाल सकती। अच्छा, रहने दो, अब मैं उसे ये हार दूंगी ही नहीं। ऐसा हुआ था। ये बुआ तो बहुत चालू निकली, घर की शांति भंग करके भाग गई। अब आए तो बताती हूँ उनको। आइए आइए, मेरी दुकान पर आइए, यहाँ डुप्लीकेट चीजें मिलती हैं। मेरे ग्राहक का हाथ छोड़िए देवर जी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। ये कहानी शुरू होती है वंशराज परिवार के घर से, जहां अपने ऑफिस से दोपहर को ही दिलीप लौट आता है, जिसे देखकर उसकी माँ आश्चर्य से उसे पूछती है, अरे दिलीप, तो इस वक्त? दिलीप कोई जवाब नहीं देता और सिर पकड़कर बैठ जाता है। सब खत्म हो गया माँ, मेरी नौकरी चली गई, अब कैसे मेरा घर चलेगा माँ, अब क्या होगा? उसकी आवाज सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पर आप तो उस ऑफिस में कितने सालों से थी जी, फिर उन्होंने आपको क्यों निकाल दिया? वही तो नीलिमा, कितने ऑफर्स आए थे मुझे बाकी कंपनियों से, पर मैंने कभी अपनी कंपनी के साथ धोखा नहीं किया। और आज उन्हें सस्ते में काम करने वाले एम्प्लॉयज मिल रहे हैं तो उन्होंने मुझे ही सड़क पर ला खड़ा कर दिया। मैं बर्बाद हो गया नीलिमा। मैंने तुम्हारे घर वालों को वचन दिया था कि तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, पर मुझे पता नहीं अब क्या होगा आगे। अरे शुभ शुभ बोलिए जी, आप में बहुत टैलेंट है, कोई ना कोई नया काम मिल ही जाएगा जी। और अभी हमारी हालत ऐसी भी कोई खराब नहीं है। मर गया हूँ क्या मैं, जो तू फूट फूट कर रो रहा है? तेरा बाप अभी जिंदा है, इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है बेटा। मेरे खाते से जो पैसे आते हैं उससे तेरा घर चल जाएगा, परेशान ना हो। भाऊजी अपनी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जेठ जी को दे देंगे, तो रसोई में वो जो पैसे देते हैं वो भी शुभ जी को ही पूरी तरह से भरने पड़ जाएंगे। सारा लोड तो हम पर ही आ जाएगा। यही बाकी था बस। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए जेठ जी, पर ये भी तो ऑफिस जाते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो ऑफिस वाले आपको निकाल ही नहीं सकती। याद कीजिए, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? क्या ये समय है ये सब बोलने का बहू? तुम में अकल वकल है कि नहीं? दिलीप को अपने घर वालों की बात सुनने के बाद हिम्मत मिलती है और अगले दिन से ही वो नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। समय का करिश्मा देख रहे हैं दिलीप जी, मेरा मैनेजर सामने से आपके पास ऑफर लेकर गया था, पर उस वक्त तो आपको अपनी कंपनी के साथ लॉयल्टी निभानी थी। उस दिन अगर आप मुझसे हाथ मिला लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। खैर, मेरे ऑफिस में ऑलरेडी नीड से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, मैं आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। दिलीप कई कंपनियों में इंटरव्यू देता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। माँ, मैं बुरी तरह परेशान हो गया हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा, न जाने कैसे काम मिलेगा मुझे। मुझे तो लोगों की दलाली करना पसंद ही नहीं बेटा। तुम लोग ऑफिस ज्वाइन कर रहे थे तब तो मैं पहले से कहता था कि खुद का काम कर लो, वही अच्छा है, खुद ही मालिक खुद ही नौकर। देख, तू मेरी बात मान और कोई बिजनेस कर ले। कोई दुकान खोलने के लिए भी तो रेंट पर दुकान लेनी पड़ेगी ना बाबूजी। 2-3 महीने तो दुकान को सेटअप करने में ही चला जाता है, तब तक फिजूल में बैठे बैठे रेंट चुकाते रहो। तुझे बाहर क्यों जाना है, हमारे घर के नीचे ही खोल ले दुकान, थोड़ा रिनोवेशन में पैसा लग जाएगा वही ना, और क्या होगा, पर जगह तो अपनी ही रहेगी। वाह पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बाप बाप होता है बेटा। दिलीप अपने घर के नीचे ही दुकान बनवा लेता है और उसमें राशन का माल गिरवा लेता है। आपका काम सही से चल पड़े भैया। भगवान कर ऐसा ही हो। वैसे तो लोग अभी से ही मेरा नंबर लेने लगे हैं, मोहल्ले वालों ने तो पहले ही कह दिया कि अब वो महीने का राशन मुझसे ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ शुभ, तू भी मेरे साथ इस बिजनेस में आ जा। तू अपने ऑफिस जाया करना, पर तेरी भी इसमें हिस्सेदारी रहेगी तो अच्छा ही रहेगा। संडे को तू भी हिसाब देख लिया करना। तो क्या ये दुकान मेरी नहीं है भैया? तुम भी ना। ये सारी बातें वहीं खड़ी रेशमा सुन लेती है
सुनिए जी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी थी, जरा अंदर आइए। शुभ रेशमा के पास जाता है। ये लोग बड़े कुसुगने, आप भूल कर भी जेठ जी के काम में पैसे मत लगा दीजिएगा। ये सब तो भट्टा बिठाकर सर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगी और बेकार में आपकी लगाई रकम फंस जाएगी। अच्छा, जैसा तुम बोलो रेशमा। शुभ लौटकर अपने भाई के पास जाता है। वो भैया क्या है ना, अपने ऑफिस के काम से इतना ओवरलोडेड रहता हूँ, कहाँ मुझे टाइम मिलेगा बिजनेस देखने का। और वैसे भी ये कस्टमर को संभालना ना मेरे बस की नहीं है, आप संभालिए दुकान। दिलीप अपने किराने की दुकान की ओपनिंग कर देता है। पहले ही दिन ग्राहकों की भीड़ उसके दुकान पर उमड़ पड़ती है। अरे भाई, आम का एक साबुन दे दो। भाई 2 किलो आटा तोल देना, मुझे घर पहुंचना है। अरे यार, तूने मेरे महीने का राशन पैक किया कि नहीं? हाँ, मैं सबको एक एक करके सारी चीजें देता हूँ, बस 2 मिनट वेट कर लो। दिलीप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। शुरुआत में उसे बड़ी घबराहट हो रही थी कि उसका काम कैसे चलेगा, पर भगवान की कृपा से पहले ही दिन उससे बहुत अच्छी बोनी हो जाती है। बाबूजी, लीजिए 20,000 रुपये, मेरे पहले दिन की बोनी। ये पैसे आप रखिए और कल से गल्ले पर आप ही बैठेंगे। अरे बेटा, तू संभाल गल्ला, इनकी ऐसे भी उम्र हो गई है, कुछ का कुछ हिसाब कर देंगे। बाबूजी की नज़र इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई है माँ। वैसे भी गल्ले को संभालते हुए ग्राहकों को सामान देना मुश्किल की बात हो जाती है। बाबूजी गल्ला देख लेंगे और मैं ग्राहकों को सामान निकाल कर दे दिया करूँगा। केशव दिलीप के सर पर हाथ फेरता है और उन पैसों को कीकई के हाथ में पकड़ा देता है। अगले दिन दोनों बाप बेटे समय पर दुकान खोलने नीचे आते हैं, पर दुकान के बाहर पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। भाई तू थोड़ा जल्दी दुकान खोल लिया कर, 9 बजे कौन खोलता है, 7 बजे दुकान खोल लिया कर भाई, हमें ऑफिस घर के लिए भी तो निकलना होता है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट। दिलीप, तू जल्दी से दुकान खोल ले बेटा। दोनों फौरन दुकान खोलते हैं। दिलीप ग्राहकों को राशन का सामान निकाल कर देता जाता है और केशव सबसे पैसे लेता है। आपने सही कहा था पिताजी, मुझे बिजनेस करना चाहिए था। 80,000 की कमाई मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे, और ये सब ना आपकी सलाह से हुआ है पिताजी। तो तुझे क्या लगता है राशन का दुकान चलाना छोटी बात है? अरे लोग ऐसे ही करोड़पति हो जाते हैं राशन की दुकान से। अग्रवाल साहब ने हाल ही में 2-4 चकिया निकाली है, उनका है ही क्या एक राशन दुकान। दिलीप जो पैसे कमाता उसे अपने माँ बाबूजी को दे दिया करता। दिलीप के बढ़ते मुनाफे को देखकर रेशमा अंदर ही अंदर जलने लग जाती है और उसे अपने पति को दुकान में हिस्सेदार ना बनने देने पर बड़ा अफसोस होता है। न जाने मुझे किस काले कुत्ते ने काटा था। आज शुभ जी भी इस राशन के बिजनेस में होते तो रोज कितनी कमाई होती। हमारी दुकान तो ऐसे भी जेठ जी संभाल रहे थे, बैठे बैठे आमदनी हो जाती। मैंने न जाने किस घड़ी में उन्हें दुकान का हिस्सेदार बनने से मना कर दिया था, पर अब तो कुछ करना पड़ेगा। रेशमा रसोई में जाती है और जोर जोर से कुछ न कुछ बड़बड़ करती हुई बर्तनों को पटकने लगती है। अरे रेशमा, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? हाँ, बात तो हम ही करने वाले हैं ना, यहाँ पर बाकी सब तो मौन साधे बैठे रहते हैं। अरे क्या हो गया रेशमा, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अब जब घर के माँ बाप ही बच्चों में भेदभाव करने लगे, इंसान कुड़ कुड़ तो करेगा ही ना। अब शुभ जी ठहरे श्रवण कुमार, माँ बाप के प्यार में अंधे, उन्हें तो दिख ही नहीं रहा कि इस घर में उनकी पीठ पीछे क्या षड्यंत्र हो रहा है। आप लोगों ने तो दुकान के नाम पर घर का नीचे का आधा हिस्सा अभी से ही जेठ जेठानी को दे दिया। चुप, एक शब्द और नहीं। अब जब घर के माँ बाप ही बच्चों में भेदभाव करने लगेंगे तो इंसान कुड़ कुड़ तो करेगा ही। अब शुभ जी ठहरे श्रवण कुमार, माँ बाप के प्यार में अंधे, उन्हें तो दिख ही नहीं रहा कि इस घर में उनकी पीठ पीछे क्या षड्यंत्र हो रहा है। आप लोगों ने तो दुकान के नाम पर घर के नीचे का आधा हिस्सा अभी से ही जेठ जेठानी जी को दे दिया। ये सब क्या बोल रही है तू बहू, साफ साफ बोल। अब जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ ना माँ जी, उसमें और क्या साफ कहूँ। नीचे का पूरा हिस्सा तो जेठ और जेठानी जी हड़प कर बैठे हैं। शुभ जी का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, सैलरी तो बॉस ने आधी कर दी, पर क्या है ना, इन्हें रोने की आदत नहीं है ना जेठ जी की तरह, तो इनका दुख किसी को दिखता ही नहीं है। इन्होंने तो देवर जी को कहा ही था दुकान में हिस्सेदार बनने के लिए, फिर देवर जी ने ही मना कर दिया, इसमें हमारी क्या गलती? वो क्या है ना जेठानी जी, आप लोगों की मदद करने आपके साथ ससुर जी बैठे हैं। इतनी अच्छी किस्मत शुभ जी की होती तो बेचारे कब के एक नया बिजनेस शुरू कर चुके होते, पर उनके जरूरत के वक्त तो सब भिखारी बनकर बैठ जाते हैं। चुप बहू, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे, तो अब से तू ऊपर के हिस्से में रहेगी,
मैं और तेरे ससुर जी दिलीप और नीलिमा के साथ नीचे के हिस्से में रहेंगे। तुझे हिस्सा चाहिए ना, तो ऊपर का पूरा माला तेरा। बस हम सब आज ही नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। पर माँ जी, नीचे के फ्लोर में ना तो किचन है ना कोई कमरा। अरे बड़े बुरे दिन देखे मैंने और तेरे ससुर ने बहू, तभी तो आज 2 तल्ले का मकान बन गया। जैसे हमने ये मकान खड़ा किया था, नीचे के तल्ले को भी धीरे धीरे तैयार करवा लेंगे। बस मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। नीलिमा, केकई, दिलीप और केशव नीचे की मंजिल में दुकान के पीछे के हॉल में शिफ्ट हो जाते हैं। उसी हॉल की एक तरफ किचन बना देते हैं और चारों जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोने लग जाते हैं। माँ, मैं कल से ही मिस्त्री को बुलवाकर काम पर लगवा देता हूँ। काम कल ही शुरू हो जाए तो 2 महीने में नीचे का घर बनकर तैयार हो जाएगा। अरे बेटा, तूने अभी अभी तो काम शुरू किया है। अरे तुम टेंशन मत लो माँ, दुकान तुम्हारे और बाबूजी के आशीर्वाद से अच्छी चल रही है। दिलीप नीचे के फ्लोर पर काम लगवा देता है। मजबूरी में 2 महीने के लिए केशव, केकई, दिलीप और नीलिमा को दुकान में ही सोना पड़ता। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं और उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। नीलिमा पूरे मोहल्ले में अपने घर के गृह प्रवेश का प्रसाद बांटती है। उसी प्रसाद को लेकर रेशमा के पास भी जाती है। लगता है जेठ जी का काम बड़ा अच्छा चल रहा है जेठानी जी। अच्छा तरीका अपनाया है उन्होंने। खैर, अब शुभ जी भी बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं। बहुत जल्द हम भी एक फ्लैट ले लेंगे। नीलिमा कुछ नहीं कहती और वापस नीचे चली जाती है। शुभ के आते ही रेशमा उसके कान भरना शुरू कर देती है। बस यही बाकी था। देख लीजिए अपने भैया भाभी को, पूरा नया तल्ला खड़ा कर दिया 2 महीने में, और हमें दे दिया ये पुराना फ्लोर। मैं तो आपको कहती हूँ आप भी बिजनेस शुरू कर दीजिए। मैं समझती नहीं क्या कि नीचे के तल्ले में तो दुकान खुल सकता है, ऊपर के तल्ले में तो नहीं। तो घूम फिर कर फ़ायदा तो उन लोगों का ही हुआ ना। आज तो हमारे बच्चे नहीं है, पर कल जब बच्चे होंगे उनके खर्चे आपके सर पर आएंगे, तो आप कैसे सब संभालेंगे? क्या बीतेगी उन पर जब जेठ जेठानी जी के बच्चे बड़े स्कूल में जाएंगे और हमारे बच्चों को मजबूरन छोटे स्कूल में जाना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था रेशमा, तुम सही कहती हो। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। गुस्से में शुभ सीधा नीचे अपनी माँ के पास जाकर कहता है, मुझे दुकान खोलनी है, मगर नीचे के सामने का हिस्सा तो तुमने पहले ही भैया को दे दिया है, तो मैं कहाँ दुकान खोलूँ? माँ, ऊपर वाले मंजिले पे तो मेरे पास कोई आएगा नहीं। इस घर पर मेरा भी तो हिस्सा है। अगर ये बंटवारा सही से होता तो नीचे में दुकान का आधा हिस्सा मुझे मिलता। कुछ नहीं तो मैं अपने हिस्से को किराए पर लगाता तो कम से कम 15,000 रुपये तो आते। अरे कम से कम उससे मेरा घर तो चल जाता। किसी के सामने मुझे हाथ तो ना फैलाना पड़ता। ये सारी बातें दिलीप सुन लेता है और सीधा गले से 15,000 निकाल कर शुभ के हाथों में रखते हुए कहता है, तुझे पैसे की ज़रूरत है ना, तो गल्ला खुला है, पिताजी से पैसे ले लिया कर। ये ले 15,000। समझ लेना तेरे किराएदार ने तुझे भाड़ा दे दिया है। हर महीने 15,000 तेरे पास पहुंच जाया करेंगे। शुभ कुछ नहीं कह पाता और उन पैसों को लेकर वापस अपनी पत्नी के पास आ जाता है। बस बना दिया उन्होंने बेवकूफ़ आपको। आप ना सही में बड़े भोले हैं शुभ जी। जरा सोचिए, जेठ जी आपको 15,000 देने राजी क्यों हो गए? क्योंकि वो जानते हैं कि इसी दुकान से उन्हें लाखों की कमाई हो रही है, तो 15,000 देकर इसका मुंह बंद करवा दो। मुझे तो एक ही रास्ता समझ में आता है कि हम भी जेठ जी की दुकान के ठीक सामने अपनी किराने की दुकान खोल दें। और होता भी यही है। शुभ अपने भाई की दुकान के ठीक सामने किराए पर दुकान लेकर राशन की दुकान खोल लेता है। सुबह से तो एक ग्राहक नहीं आया रेशमा। भैया ने तो जब दुकान खोली थी बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। अब जब घर वाले ही कमाई पर सांप की तरह बैठ जाए तो कमाई हो कैसे? सेल सेल सेल, महीने का राशन एक साथ ले जाने पर 200 रुपए का फायदा। A1 क्वालिटी का खाना है अगर खाना, तो राशन शुभ किराने वाले से ही ले जाना। दोनों की आवाज़ सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। अरे शुभ, तेरे भैया ने भी किराने की दुकान खोल रखी है और तूने भी किराने की दुकान खोल ली, और वो भी किसी और के घर के नीचे, वो भी किराए पर। अपने घर के नीचे दुकान क्यों नहीं खोली?
मतलब ये बात सच है कि तुम्हारे परिवार में अब बंटवारा हो गया है? अब क्या कहूँ भैया, अब जब घर वाले भी आपको नौकरों सा ट्रीट करने लगे तो आदमी जाए कहाँ। हमें ना हिस्सा दिया ना पैसा, जिस कारण हमें किसी और के घर के नीचे किराए पर दुकान लेनी पड़ी। अपना हिस्सा लेने तो खुद खड़ा होना पड़ता है बहन, आजकल तो ये हर घर का किस्सा हो गया है। खैर मुझे 1 किलो आटा तोल दो। लोग शुभ की दुकान पर आते तो सही, पर मसाले की बात लेकर वापस लौट जाते। ऐसे नहीं चलेगा जी, चलिए मेरे साथ। घर के नीचे दुकान पर कस्टमर्स के सामने, आइए आइए मेरी दुकान पर आइए, यहाँ डुप्लीकेट चीजें मिलती हैं। मेरे ग्राहक का हाथ छोड़िए देवर जी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इसी भाभी के लिए जान देती थी ना आप। मेरी भाभी, लीजिए, आज आपकी भाभी ही आप पर हाथ उठाने की बात कह रही है। अरे कुछ तो शर्म करो तुम दोनों, जग हंसाई हो रही है। अपना पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना बाबूजी, क्योंकि मेरे सर पर तो किसी का हाथ नहीं है, मेरी मदद करने वाला तो यहाँ कोई नहीं है। जो मुझे समझ में आएगा वही करूँगा मैं। अब लोग हंसे तो हंसे। जब शुभ ये सब कह रहा होता है, रेशमा वहीं पड़े चावल और आटे की बोरियों में जमाल गोटा का पाउडर मिला देती है। छोड़िए जी, इन लोगों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं। हमें तो 2 पैसे कमाकर अपना घर चलाना है। चलिए दुकान पर चलते हैं। ग्राहक आकर दिलीप की दुकान से राशन लेकर जाते हैं, जिसे खाकर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और एक साथ कई सारे लोग उसकी दुकान के बाहर तमाशा करने लगते हैं। मारो इसे, 2 पैसे क्या कमाने लगा, खाने में मिलावट करने लगा। भैया इतने गिर जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करने लगे अब ये लोग। धीरे धीरे लोग दिलीप की दुकान छोड़कर शुभ की दुकान पर जाना शुरू कर देते हैं। शुभ का काम बड़ा ही अच्छा चलने लग जाता है और एक दिन जब वो गल्ले पर बैठा हुआ होता है, अचानक उसके सीने में दर्द उठता है। अपने पति को तड़पता देख रेशमा जोर जोर से चीखती है, जिसे सुन दिलीप, उसकी पत्नी और बाकी सभी लोग भी वहां पहुंचते हैं। कभी किसी का हक नहीं मानना चाहिए और मैंने वही किया। लगता है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी भागकर शुभ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। शुभ ठीक हो जाता है, पर इस हादसे से रेशमा के अंदर का गुरूर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ काम करने लग जाते हैं।